नमस्कार। आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में ईडी को लेकर सियासी घमासान जारी है। पिछले 48 घंटों में दोनों तरफ से सियासी बयान सामने आ रहे हैं। जाहिर है यह घमासान फिलहाल थमने वाला नहीं है। आज तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर एक नई बहस छेड़ दी है, जिसका बड़ा सियासी मतलब निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवक्ता आरपी सिंह और विनोद तिवारी के घरों पर छापेमारी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरपी सिंह ने पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ शिकायत की थी, जबकि विनोद तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बेहिसाब संपत्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। यह छापेमारी उन्हीं शिकायतों का परिणाम है। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने तो रमन सिंह की संपत्ति और राजेश मूणत की संपत्ति को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में इन बयानों का बड़ा सियासी मतलब निकाला जा रहा है। तो क्या ईडी की लड़ाई अब संपत्ति पर आ गई है? क्या व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए ईडी का इस्तेमाल हो रहा है? क्या ईडी टूल बन गया है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। पहले चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने और इसका क्या पलटवार आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और उनके प्रवक्ता बने हुए हैं रमन सिंह जी, ये प्रवक्ता बने हुए हैं। राजेश मूणत प्रवक्ता बना हुआ है। जब यहाँ आए छत्तीसगढ़ में तो उसके पास क्या था? ये पुराना प्रिंटिंग प्रेस, एक पुरानी मोटरसाइकिल। 15 साल मंत्री रह, उसके पास इनकम कहाँ से आ गया? अभी करोड़ों रुपया फूके अपने परिवार की शादी में, कहाँ से इतना पैसा आ गया? उसके यहाँ छापा क्यों नहीं डालते? आया तो कितनी संपत्ति थी उसके पास, पूरे रायपुर शहर जानता है। उसके बाद ऐसा कौन सा काम कर लिया? आया कहाँ से आ गया आपके पास? ऐसा कौन सा धंधा कर लिए जिसमें आपका आया इतना बढ़ गया? वहाँ क्यों नहीं डालते भाई? कि कांग्रेस का यह प्रश्न कि इनके पास में कहाँ से संपत्ति आई, कहाँ से पैसे आए, इसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति में काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं और हर बार आप देखे हैं कि शपथ पत्र देना पड़ता है। उस शपथ पत्र में एक एक संपत्ति की ब्यौरा आपको देना पड़ेगा, इसलिए ये बातें निरर्थक है। और जब सांच है तो आँच नहीं। मुझे लगता है कि इसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ईडी अपना काम कर रहा है। तो सुना आपने, ईडी की लड़ाई अब संपत्ति पर आ गई है। व्यक्तिगत अटैक शुरू हो गए हैं। राजेश मूणत जब शुरुआती दौर उनका याद दिला रहे हैं मुख्यमंत्री की, वो एक बाइक पर चला करते थे। आज राजेश मूणत की संपत्ति कितनी है? पूर्व मुख्यमंत्री जब थे कवर्धा में तब उनकी संपत्ति कितनी थी, अब उनकी संपत्ति कितनी है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संपत्ति की जांच होना चाहिए। ईडी अगर जांच कर रही है तो उन नेताओं की संपत्ति की भी जांच करे। ये पूरी लड़ाई अब व्यक्तिगत अटैक पर आ गई और बहुत साफ दिख रहा है जिस प्रकार की लड़ाई चल रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव तक शायद इससे बड़ा रूप इस लड़ाई का आने वाले समय में नजर आएगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है घनश्याम राजू तिवारी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ रामावतार तिवारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं चलूंगा घनश्याम जी के पास। घनश्याम जी, ऐसा क्यों लगता है आपको, ये क्यों लगता है मुख्यमंत्री को कि ये राजनीतिक दुश्मनी है? आपको क्या लग रहा है कि ये व्यक्तिगत दुश्मनी है, राजनीतिक दुश्मनी? क्योंकि आज इस प्रकार के बयान अब आ रहे हैं, अब व्यक्तिगत अटैक बढ़ते जा रहे हैं। 10 साल पहले किसकी क्या संपत्ति थी, आज किसकी क्या संपत्ति है, उनकी संपत्ति की जांच करिए, उन्होंने शादी में कितना खर्च किया। ये ऐसे बयानों की परंपरा छत्तीसगढ़ में रही नहीं है। घनश्याम जी, जो चीजें आ रही, क्या लग रहा है ये राजनीतिक अटैक है कांग्रेस पार्टी के लिए या व्यक्तिगत रूप से अटैक ईडी कर रही है? घनश्याम जी देखिए आदित्य जी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में जिस प्रकार का वातावरण पिछले 8-9 वर्षों में हम देख पा रहे हैं, मतलब विरोध और विपक्ष को पूरी तरह से समाप्त करने की जो रणनीति केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी करते चल रही है। हम पश्चिम बंगाल की ओर जाएं, पिछले चुनाव के समय हमने देखा लगातार किस प्रकार से आईडी और ईटी और सीबीआई ने वहां पर छापेमारी की और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। नाकाम कोशिश उन्होंने की, परिणाम यही लिखे कि वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। छत्तीसगढ़ में 50वां 85 अधिवेशन की तैयारी है, चल रही है आदित्य जी। 2 दिन बाद अधिवेशन प्रारंभ होना है और जिस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग कर, ईडी को संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करके सत्ता को बदनाम करके इस अधिवेशन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार, मैं इस आरोप को सीधे इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से ईडी इन दिनों पूरे देश में काम कर रही है, एक राजनीतिक तंत्र और एक राजनीतिक संस्था के रूप में ईडी एक संवैधानिक संस्था को खो चुकी है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के
नेताओं के घर में जो छापेमारी की गई और जिस प्रकार से प्रताड़ना दी गई, बहुत दुर्भाग्यजनक है आदित्य जी। एक जीते हुए निर्वाचित विधायक को ईडी के अधिकारी ये कहते हैं कि अगर इनका कहीं विरोध होगा तो इन्हें गोली मार दी जाएगी। पिछले दिनों की बात है, निखिल चंद्राकर, जिनको अनेकों बार इन्होंने ईडी बुलाकर उनसे पूछताछ की और उनसे बार बार ये कहा कि आप कांग्रेस के नेताओं का नाम लिखिए तब जाकर हम आपको छोड़ेंगे। मतलब एक संवैधानिक संस्था जब इस प्रकार से किसी राजनीतिक दल के लिए काम करेगी तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्न तो उठेंगे। हम जांच से घबराने वाले लोग नहीं हैं। हमारे राष्ट्रीय नेताओं से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्रियों से लेकर आज छत्तीसगढ़ में 3000 से अधिक ईडी ने छापेमारी की। पाया क्या? जिन लोगों के पास उन्होंने पाया होगा, जहां जो आज जेल के सलाखों पर है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरी घटनाक्रम में शामिल है और वो चुन चुन कर, और जैसा कि आज के विधायक के प्रेस वार्ता में कहा गया कि ईडी के अधिकारी लगातार छापेमारी के दौरान किसी अन्य से निर्देश प्राप्त करते रहे। ये क्या इशारा कर रहा है? मतलब लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। भाजपा विपक्ष का सामना नहीं कर सकती, भाजपा विरोध को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये स्थिति अगर इस देश में है तो ये छत्तीसगढ़ की धारा है, जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनानी साहब, कई तरह की बातें सामने आ रही। विनोद तिवारी की तरफ से कहा जा रहा है उनके यहाँ छापा पड़ा, लेकिन उस कागजात को जब्त ही नहीं किया ईडी ने जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की संपत्ति के बारे में शिकायत की थी। वो तमाम डॉक्यूमेंट उनके पास थे, लेकिन ईडी उसको लेकर ही नहीं गई। ये चल क्या रहा है सुंदरानी साहब, थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुझे तो कांग्रेस पार्टी की बातचीत जो आरोप है उस पे ही आपत्ति है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना ईडी की कार्रवाई से। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ईडी का रेड करा दिया या सरकार ने कौन सा? एक स्वतंत्र एजेंसी है ईडी जो काम करती है, और ये कह रहे हैं कि अधिवेशन के 4 दिन पहले यहाँ पे रेड किया और अधिवेशन को अस्थिर करना चाहते हैं। जहाँ तक ईडी की कार्रवाई और इनकम टैक्स की कार्रवाई के बारे में मैं जानता हूँ, ये एजेंसियाँ 2-2, 3-3 महीना पहले रेकी करती है, जानकारियां एकत्रित करती है, तथ्यात्मक आधार पर रेड करती है। ये कहाँ से 4 दिन पहले के सम्मेलन की बात? कांग्रेस पार्टी अपने गलतियों को छुपाने के लिए, कहीं न कहीं अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ये आरोप लगाकर सहानुभूति छत्तीसगढ़ की जनता की प्राप्त करना चाहती है। अगर गुनहगार नहीं तो डर किस बात का? गुनहगार नहीं है तो हमें किस बात के लिए ईडी परेशान करेगी? और कांग्रेस पार्टी के हजारों नेता कार्यकर्ता होंगे, सरकार में बैठे 13-14 मंत्री हैं, और संसदीय सचिव के साथ साथ बहुत सारे निगम मंडल के अध्यक्ष हैं। क्या उसमें 5-6 नेता ही नजर आए जिनके ऊपर रेड की गई? रेड करने का कोई औचित्य तो होगा, बिना औचित्य के बात नहीं होगी। लेकिन जिस स्तर पे अब कांग्रेस पार्टी बयानबाजी कर रही है, जिस प्रकार से हमारे नेताओं पे व्यक्तिगत नाम लेकर आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र कभी नहीं रहा कि हम किसी नेता को व्यक्तिगत आरोप लगाएं, व्यक्तिगत आरोप के कटघरे में खड़ा करें। संपत्ति की बात है, इनको लगता है किसी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संपत्ति बड़ी है, मेरी संपत्ति बड़ी है, लगाएं, अदालत में लगाएं, तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित करें। आदित्य जी, हम जांच से डर नहीं रहे हैं, ना जांच से हम घबरा रहे हैं। हम हर परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर। लेकिन ईडी की इस कार्रवाई और लगातार जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, जो घटनाक्रम हमने देखा है, सवाल उस पर उठता है। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य का विषय यह है कि ईडी की जब जब बात आती है छापेमारी की, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के रूप में उसमें शामिल हो जाती है। आखिर क्यों इन्हें सफाई देनी पड़ती है ईडी की तरफ से? इसका भी जवाब इन्हें देना चाहिए। जी मैं इसका 1 सेकंड में जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी कभी ईडी की प्रवक्ता बन के बात नहीं करती। जब आप लोग कांग्रेस पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को आगे आके अपनी बात को रखने का अवसर लेती है। बाकी हम अपनी ओर से या ईडी की प्रवक्ता या इनकम टैक्स या सीबीआई के प्रवक्ता नहीं है, और हमें जानकारी भी नहीं है कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, कितनी जब्त हुई, क्या जब्ती हुई कि नहीं हुई, रेड सफल हुई कि नहीं हुई, ये ईडी बताएगा। जी रामता जी, ये लड़ाई किस तरह से आप देख रहे हैं? व्यक्तिगत लड़ाई हो गई, कहां जाकर रुकेगी? क्योंकि अब अटैक बहुत व्यक्तिगत होते जा रहे हैं। मूढ़त एक मोटरसाइकिल लेकर आए थे, उसके बाद आज क्या संपत्ति है, बच्चों की शादी तक बात आ गई, कौन किसने कितनी शादी में अपने बच्चों की कितना खर्च किया। कहां जा रही है लड़ाई रामता जी? देखिए, राजनीति में अब ये माना जाता है
कि पैसे का लेन देन का या प्रबंधन की भूमिकाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे स्थिति में कौन नेता कितना कमाया, इसकी जांच के लिए अलग अलग एजेंसियां हैं। उन एजेंसियों को निष्पक्ष जांच करने देना चाहिए। मेरी पार्टी में है तो नहीं होगा, उसकी पार्टी में तो होगा। इसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हटकर इन जो संस्थाएं बनाई गई है, उन संस्थाओं को इतने अधिकार दिए गए हैं, उनको निष्पक्ष जांच करने देना चाहिए। उसमें राजनीतिक नजरिए से अगर देखेंगे या राजनीतिक तरीके से अगर कार्रवाई होगी तो वो संस्थाएं कमजोर होंगी और आगे जाकर हम देखते हैं कि इन संस्थाओं में जितने छापेमारी होते हैं, चाहे सीबीआई हो चाहे इनकम टैक्स हो, उसमें से 15% से 20% तक में ही दोषी पाए जाते हैं, ज्यादातर बच निकलते हैं। तो क्या कार्रवाई बदले की भावना से हो रही है? क्या कार्रवाई में जिस तरह से सबूत आना चाहिए या जिन लोगों के यहाँ छापा मारना चाहिए या जिस तरीके से मारना चाहिए, कोर्ट में जिस अनुसार से प्रस्तुत करना चाहिए, ये तमाम तरीके के खामियां रहती है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से असली आरोपी बच निकलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं सजा पाए, इसका प्रावधान बहुत कठोरता से होना चाहिए। तब ये मतलब है। अन्यथा है कि किसी पार्टी का प्रभाव कम करना है, किसी पार्टी के कार्यक्रम को रद्द करवाना है, कुछ अगर हथकंडे के तरीके से यह कार्रवाई होती रही तो संस्थाएं जो है कमजोर होगी। ज्यादा चिंताजनक बात वो है। जी घनश्याम जी, मेरा एक सवाल था। अधिवेशन हो रहा है, मुख्यमंत्री का बयान आया कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही, पूरा मामला हम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। कब तक कोर्ट जाने की तैयारी है और क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि देखिए, बहुत साफ कर दिया आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कि ये 2023 तक चुनाव तक लगातार चलते रहेगा। मतलब बेहद साफ है, आपको ईडी से लड़ना है, आपको आईटी से लड़ना है। रणनीति क्या होगी घनश्याम जी? देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर जिस ईमानदारी की निष्ठा की बात की जा रही है, बड़े भाई है रामवत और तिवारी जी, बड़े भाई है शीतल सुंदानी जी, बात तो इस ईमानदारी निष्ठा की इसलिए उठती है आदित्य जी, जब देश में इतने बड़े घोटाले में अडानी जैसे एक समूह का नाम आता है, लेकिन वहां पर किसी प्रकार की जांच नहीं होती। लगातार देश में विपक्ष इस जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। एक ऐसी संवैधानिक संस्था जो सिर्फ इशारों पर काम कर रही है, विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। आदित्य जी, यहां तक तो अब राजनीतिक दलों के अलावा मीडिया हाउस भी नहीं बचा है। बीबीसी हिंदी जो इतनी बड़ी प्रख्यात एक मीडिया संस्था है, ये वहां पर भी घुस गए हैं। मतलब इन्हें किसी प्रकार का विरोध बर्दाश्त नहीं करना है। संवैधानिक संस्था होती, ईमानदारी होती, चिटफंड का इतना बड़ा मामला है, पनामा पेपर्स का इतना बड़ा मामला है, 36,000 करोड़ में नान घोटाले का इतना बड़ा मामला है, कहां है निष्ठा, कहां है ईमानदारी? और निश्चित तौर पर जैसा कि हमारे नेताओं ने कहा है, हम अंग्रेजों से नहीं डरे हैं तो इनसे भी नहीं डरेंगे। लेकिन जो भी संवैधानिक रूप से इसमें आगे की रणनीति बनेगी, विधि की राय ली जाएगी, हम इनसे लड़ने और घबराने वाले नहीं है। जरूरत तो इस बात की है कि छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली जनता है, इनके इस दमनकारी नीतियों के खिलाफ वो इन्हें जवाब जरूर देगी। और देश में जो वातावरण निर्मित करके इन्होंने रखा है, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, विपक्ष को दबाने की जो कुचक्र इन्होंने रचा है, देश देख भी रहा है और आदित्य जी देश समझ भी रहा है। तो नानी साहब, ये अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, इसके पहले रावतर जी भी बैठे हुए हैं, घनश्याम जी, आप खुद लंबा राजनीतिक अनुभव आपके पास। अधिवेशन होता था, राष्ट्रीय बैठकें कभी होती थी, तो इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की छापेमारी कभी इसके पहले होती हमने देखी नहीं। परंपरा टूट रही है श्रीचंद जी। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपका भी सम्मेलन होगा, चुनाव है, आपके भी राष्ट्रीय नेता आएंगे, कांग्रेस के पास भी ईओडब्ल्यू है, एंटी करप्शन ब्यूरो है। ये हो क्या रहा है? ये लग रहा है कि सही दिशा में तमाम चीजें जा रही है? आदित्य जी, सबसे पहले यही बोला कि ये ईडी की कार्रवाई कोई तत्कालीन अचानक एक दिन में बनी हुई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई फिर ईओडब्ल्यू और एसीबी करेगी, तो ये शब्द मत बोलिएगा। देखिए, अगर तथ्यात्मक इनके पास कोई बात है, मान लो मेरे खिलाफ कोई आरोप इनके पास तथ्यात्मक है, ईओडब्ल्यू से जांच करा लें, किसी और एजेंसी को भेज लें तो कर ले, मेरी संपत्ति की जांच। बदलापुर की राजनीति की बात नहीं, बिल्कुल हम चुनौती दे रहे हैं ना। देखिए, मैंने भी बीच में नहीं बोला घनश्याम, आपको निश्चित रूप से बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए
और गुनहगार नहीं छूटना चाहिए। यही हमारे संविधान एक की स्टेटिस्टिक्स आई है सुनील साहब, मैं आपके साथ थोड़ा सा चाहूंगा बीच में क्लियर करना। 5000 के आसपास अगर केसेस टोटल अभी तक हुए हैं तो ये मान के चलिए कि 4967 केसेस ईडी प्रूफ नहीं कर पाई, केवल 33 लोगों को सजा दिलवा पाई। ये कन्विक्शन रेट है अभी तक ईडी का। और उसमें जो 4967 लोग हैं या तो विपक्षी दल के हैं या तो वो कांग्रेस के। मैक्स टू मैक्स मतलब बहुत साफ है कि ये तो या तो चरित्र हत्या सीधे तौर पर कांग्रेस या विपक्षी दल की हो रही है या सीधे तौर पर व्यक्तिगत अटैक किया जा रहा है। सुंदरानी साहब, आदित्य जी, न चरित्र हनन है न किसी पे व्यक्तिगत अटैक है। 55 साल कांग्रेस ने राज किया केंद्र में और सभी राज्यों में, और 55 साल में देश में जो भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली कांग्रेस पार्टी है। अरे भाई, लोकतंत्र राजू घनश्याम तिवारी जी, लोकतंत्र की रक्षा की बात अभी आप मत करिए। आपातकाल यही बीबीसी को आपने क्या किया था? यही बीबीसी 1977 के चुनाव में पूरे देश में घूम घूम कर सभा कर आप लोगों को हराए। आप लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। आपातकाल लगाकर विरोधी दलों के धारा 356 का दुरुपयोग कर कितनी बार राज्य सरकारों को आपने हटाया, भाजपा के लोगों को तोड़ा आपने हमेशा विपक्ष को तोड़ने का काम किया। आपके मुंह से प्रजातंत्र की बात, लोकतंत्र की बात कभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देती। और भारतीय जनता पार्टी दुर्भावना से काम नहीं करती, मूल्यों पे राजनीति करती है। मैंने देखा है, मैं बचपन से भारतीय जनता पार्टी 42 साल मुझे इस दल में हुआ है, इसके जितने मूल्यों पर काम करने वाला कोई दल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से क्या घबराएगी? जो पार्टी चला चली की बेला में छत्तीसगढ़ में, हम आपसे क्या घबराएंगे? आप ये बोलते राहुल गांधी की पद यात्रा से हम घबराए, राहुल गांधी की पद यात्रा से भाजपा के सेहत से क्या असर होगा? आप ये बोलते, ठीक है सुनील साहब जी, हम घबरा रहे जी घनश्याम जी, आप बार बार कह रहे हैं हम ठीक है सुनील साहब। रामोतर जी, क्या चुनाव बोलता है जो बार बार बोलते हैं, घबराते नहीं है, ठीक, लेकिन वही बोलता है जो घबराता है। ठीक है जी। आप ईडी से क्यों परेशान ठीक है जब है। आप गुनहगार नहीं है? हत्या हो रही है, ठीक है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ठीक है। लोकतंत्र की हत्या की बात तो आपके मुंह से शोभा नहीं देती। ठीक है रामोतर जी, क्या चुनाव में इफेक्ट डालेगी तमाम चीजें? छापेमारी हो रही है, कार्यक्रम ना हो ये आरोप लग रहा है, व्यक्तिगत अटैक हो रहे हैं, ये पॉलिटिकल लॉस होता है? ये सब चीजों में आप लंबा समय आपने देखा पत्रकारिता में, पॉलिटिकल लॉस होता है या पॉलिटिकल गेन होता है? क्योंकि पुराने कुछ आंकड़े अगर मैं चाहूंगा आप बताने की कोशिश करें, क्योंकि क्या बीजेपी एडवांटेज ले पाई है? पुराने अगर हम देखें, महाराष्ट्र का चुनाव हमने देखा, उसके पहले और राज्यों का चुनाव देखा, जिस प्रकार से ईडी और आईटी की एंट्री होती है, क्या पॉलिटिकल माइलेज मिलता है, गेन होता है या लॉस होता है? रामोतर जी, देखिए, राजनीति का तरीका और राजनीति का युग जो है वो खत्म होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। एक नया युग में इस राजनीति के इन सरकारी संस्थाओं को, इन एजेंसियों का जो उपयोग का तरीका है वो कहीं ना कहीं अलग राजनीति का संकेत दे रहा है, जो ये खतरनाक है। इसके अलावा राज्यों में भी जो सरकार हैं, जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है वो उस पार्टी में पुलिस का उपयोग इसी तरह कर रही है, जिसकी केंद्र में सरकार है वो केंद्रीय एजेंसियों का इस तरह उपयोग कर रही। तो ये एजेंसियों का उपयोग जो है अपने राजनीतिक फायदे, अपने वोट बैंक की राजनीति या विरोधियों को खत्म करने की अगर इस तरह की परंपरा हुई तो लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। और राजनीति का तरीका जो बदल रहा है ये एक गलत संकेत है। राजनीति में पैसा है ये अगर संदेश जा रहा है, इस तरह से अकूत पैसे अलग अलग तरीके से कमाए जा रहे हैं, तो ये आम जनता के बीच भी संदेश गलत जा रहा है। तो इसका समाधान की दिशा में राजनीति होनी चाहिए। सुचिता की राजनीति की बात तो बड़ी बड़ी हो रही है, परंतु उस दिशा में इस समय चला नहीं जा रहा है। प्रबंधन की राजनीति, मैनेजमेंट की राजनीति, इवेंट की राजनीति या विरोधियों को खत्म करने की राजनीति का नया जो रूप देखने मिल रहा है, उससे जनता ठगा हुआ महसूस करेगा। जनता के बारे में सोचेगा कौन? जनता के मुद्दे कहाँ गए? जनता के मुद्दे गायब हैं। महंगाई है नहीं, रोजगार है नहीं, तो इस मुद्दे पे कब चर्चा करेंगे और कैसे चुनाव जीतेंगे और कैसे जनता को प्रभावित कर पाएंगे? जनता धीरे धीरे जो है इन राजनीतिक दलों की इन नीतियों से उनका मोह भंग हो रहा है। ये बड़ा एक सवाल उठ रहा है इस समय। ठीक है घनश्याम जी, क्या ये तमाम जो हथकंडे आप लोग आरोप लगाते हैं, ईडी, आईटी,
भारतीय जनता पार्टी का फायदा तो नहीं ले जाएगी 2023 के चुनाव में? घनश्याम जी, देखिए, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं आदित्य जी, छत्तीसगढ़िया बहुत शांत प्रदेश है और जिस प्रकार से 15 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार की भारतीय जनता पार्टी को सरकार को हमने जमीन से जुड़कर जनता के हितों को लेकर अपनी घोषणा पत्र के आधार पर जनता की सेवा इन 4.5 सालों में की है, तो एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़िया किसान पुत्र होने के नाते भूपेश बघेल जी ने इन 4.5 सालों में जो जनता की अपेक्षाओं के आधार पर निर्णय लिया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, छत्तीसगढ़ की नई पहचान दी, चाहे वो किसानों की बात करें, चाहे आदिवासियों की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे शासकीय कर्मचारियों की बात करें, हर वर्ग को कहीं ना कहीं हमने एक आधार दिया, एक मजबूत दी। 15 साल के दलदल और कुशासन से निकालकर हमने छत्तीसगढ़ को संपन्न राज्य बनाया, देश के राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान दी। छत्तीसगढ़िया इसे याद रखता है और छत्तीसगढ़िया सीधा साधा होने के नाते, मजदूर होने के नाते, किसान होने के नाते, आदिवासी होने के नाते 60,000 करोड़ का कर्जा हमने सच्चे ईमानदारी से उनकी सेवा की होगी तो निश्चित तौर पर ये जितने कुचक्र रख जाए सारे का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता देगी। सुनाई साहब, ये पब्लिक है, कहते हैं सब जानती है, कांग्रेस का अधिवेशन, ईडी का छापा और भारतीय जनता पार्टी का छापा, ऐसा कांग्रेस कहती है। जहां जहां कांग्रेस वहां छापा लगातार, ये भी नजर में आ रही है। तो कि पब्लिक की नजर में नुकसान तो नहीं हो जाएगा कहीं? भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लैकमेलर तो साबित नहीं हो जाएगी जो कांग्रेस आरोप लगाती थी? नुकसान तो नहीं हो जाएगा कहीं सुल्तानी साहब तमाम चीजों में? आदित्य जी, कांग्रेस कुछ भी आरोप लगा ले, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है। ये नगरीय निकाय आप हार गए, भारतवर्ष की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र 15 साल के कांग्रेस पापों को पार्टी भूली नहीं से है, याद रखिएगा। अलग है। और ये जो कुचक्र और आप रच रहे हैं देश ना, में भ्रष्टाचार की जड़ें अगर जनता पार्टी, मजबूत है, जब आप जो विपक्ष के नाते जिसको मुद्दों हिलाने नहीं का लड़ काम पाए, भारतीय तो इस जनता प्रकार से पार्टी जो कर रही है, भ्रष्टाचार रणनीति बनाई समाप्त जा रही है करने आपकी की दिशा में नेताओं कदम की, उठा रही है, वो जनता देख रही है। तो कांग्रेस ही बौखलाहट में बात कर रही भोली है। भाली जनता है, जी, आपके सरपंचों को समझ रही है। जी बताइए। जी जी सुंदरी साहब कंप्लीट करिए फिर मैं जाऊंगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र से जनता वाकिफ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा शुचिता को महत्व दिया। लेकिन ये बात क्यों आ रही है जो आपकी पार्टी में आए वो पाक साहब, जो आपकी पार्टी से छोड़कर जाए वो ईडी और आईटी की रडार में, ये होता क्यों है? नारायण शिंदे से लेकर तमाम, हेमंत बिस्वा का उदाहरण अगर आपको याद हो, यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री भी फिलहाल हैं, पहले किसी जमाने में इनके खिलाफ मामले थे। कहां बंद हुई? कोई कार्रवाई बंद होती है क्या? एक बार किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज हो जाए तो वो कार्रवाई कभी बंद नहीं होती। ये बात आरोप गलत है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो एकदम पाक साफ हो जाता है। देखिए, राजनीतिक जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक वो आरोपी ही कहलाता है। जब तक कोई विपक्ष में है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत आरोप, बेबुनियाद आरोप, देश देख रहा है, बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है कि किस प्रकार से शराब की दलाली, कोयले की दलाली, नशाखोरी का व्यापार, ये सब दादागिरी का जनता अपने मत से जवाब देगी सुंदानी जी। और छत्तीसगढ़ की जनता निश्चित रूप से हम उस दिन का इंतजार करेंगे। 2023 में जनता फैसला देगी और छत्तीसगढ़ से भाजपा जीत कर कांग्रेस पार्टी का सफाया करेगी। जो कोशिशें आप कर रही हैं, इसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता को आपको देना होगा। ये जो चीजें हो रही हैं छत्तीसगढ़ के लिए बहुत नए तरह की राजनीति है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज भी माना जाता था कि पार्टियों के बीच में कुछ भी हो लेकिन व्यक्तिगत रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। मुख्यमंत्री के, बृजमोहन अग्रवाल के, बाकी नेताओं के भी आप देख लीजिए, धर्मलाल कौशिक, भूपेश बघेल, सबके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। अब ये लड़ाई कुछ ही दूसरी दिशा में जा रही है। ये ऐसा नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत शांत प्रदेश है छत्तीसगढ़, इस प्रकार की राजनीति इसके पहले देखा नहीं। ये कहा जाता था अजीत जोगी जब थे 2000 से 2003, ये इस प्रकार की राजनीति होती थी, लेकिन अब जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति बहुत अलग दिशा में जा रही है। ये छत्तीसगढ़ के लिए भी नुकसानदेह है आने वाले समय में, राउतर जी? ये राजनीति के लिए भी नुकसानदायक है और छत्तीसगढ़ के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि व्यक्तिगत मुद्दे को छोड़कर आम जनता के हित, आम जनता की समस्याओं पे अगर राजनीतिक दल लड़े तो अच्छा हो। और अगर भ्रष्ट है नेता तो पार्टी को पहले कार्रवाई करनी चाहिए। खुद की पार्टी में जो सुचिता वाले नेता हैं, समर्पित नेता हैं, जनता से जुड़े नेता, ऐसे लोगों को आप महत्व दीजिए। आप उनको महत्व दे रहे हैं जो प्रबंधन की क्षमता रख रहे हैं, जो तेजी से पैसा कमा रहे हैं, जो पार्टी को चलाने के दावे करते हैं। ऐसे लोगों को अगर हम तवज्जो दिए और सामने लाए तो इसी तरह के हर्ष आएंगे। जी तो देखिए, ईडी की लड़ाई अब सीधे तौर पर
व्यक्तिगत लड़ाई तो अब हो ही गई है, संपत्ति पर भी आ गई। मतलब बहुत साफ है, 2023 के चुनाव में अभी बहुत सारी ऐसी चीजें आना बाकी है। शायद इसकी एक्सपेक्टेशन छत्तीसगढ़ के किसी नागरिक ने नहीं की होगी, किसी राजनीतिक शख्स ने नहीं की होगी। 2023 का चुनाव बहुत साफ बता रहा है कि व्यक्तिगत हमलों की रफ्तार अब और तेज होने वाली है। आप सभी लोग हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।